नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार चुनावों का दौर आया है। यूपी चुनाव हर किसी के लिए जो है वो आइसेंट्रिक हो गया है। हर कोई उसी पे नजर बना के रहना चाहता है और ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के गालियों का दौर जो है वो शुरू। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की गालियां जो हैं वो लोग देना शुरू कर दिए, खासकर महिलाओं को लेकर के कि किस तरह से मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, वो क्या किसी महिला को समझेगा और महिला सुरक्षा को लेकर वो कितना संजीदा रहेगा, महिलाओं के दर्द को कितना समझेगा। इसी को लेकर के कांग्रेस लड़की हूं, लड़ सकती हूं ऐसा स्लोगन लेकर आई है और सुरक्षा को लेकर के तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं और जिसमें योगी जी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ साथ कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी उनके पर्सनल लाइफ को खंगालते हुए गालियां दी जा रही हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने जा रही हूं कि आप भी सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे, आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और जब उसको महसूस करेंगे तो आपको आपके अंदर जो है वो दर्द जो है वो इस तरह से उबाले मारेंगी कि आपको किसी एक व्यक्ति जिनकी कहानी में, जिनकी सच्ची पर्सनल लाइफ को मैं यहाँ जो बखान करने जा रही हूँ, जिनको हम पता नहीं किन किन उपाधियों से नवाजते हैं, उनको जानेंगे तो आपको घृणा सी आने लगेगी। बात कर रहे हैं जो कांग्रेस, गांधी कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो प्रियंका गांधी, जो सोनिया गांधी बार बार मोदी को एक कट्टर चेहरा बताने की कोशिश करते हैं, महिला विरोधी बताने की कोशिश करते हैं। उनके खुद के परिवार में जो उस परिवार के पहले इस देश के आजाद भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू था, जिनको हम चाचा नेहरू कहते हैं और जो बिना किसी आजादी की लड़ाई को लड़े हुए इस देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं, उनकी पर्सनल, उनका अपनी पत्नी की तरफ क्या व्यवहार था, वो किस तरह से अपनी पत्नी कमला नेहरू को ट्रीट करते थे, कितने उनको लेकर के वो संजीदा थे और उनके मन में कितना प्रेम भाव था, आइए आज आपको बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो इतना भयावह था कि आप जब इस पूरी घटना को अंदर तक जानेंगे तो आप नेहरू से नफरत करने लगेंगे। हम टीवी पे अक्सर देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी पत्नी को छोड़ देने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन नेहरू ने क्या किया था, इनफैक्ट इंदिरा गांधी ने अपने पति के साथ क्या किया था, ये सब जानना बेहद जरूरी है। क्या आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पत्नी कमला नेहरू को किस तरह से तड़प तड़प कर, तिल तिल करके मरने के लिए छोड़ दिया था। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को टीवी हो गया था। उस जमाने में जबकि ये बात है, तब टीवी एक बहुत ही भयावह, दहशत वाली, खतरनाक बीमारी मानी जाती थी जिसका कोई इलाज नहीं था। ये लाइलाज बीमारी थी, ये इन्फेक्शियस भी माना जाता था और इस जैसे आज हम देखिए तो कोरोना और एड्स जो है बड़े ही इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है परमानेंट, वैसे इससे उससे भी कहीं खतरनाक स्थिति में उस जमाने में टीवी को देखा जाता था, क्योंकि तब टीवी का कोई इलाज नहीं था। इंसान तिल तिल कर, तड़प तड़प कर, पूरी तरह से गल कर हड्डियां बनकर मरता था और क्योंकि ये इन्फेक्शियस था तो कोई भी टीवी मरीज के सामने या उसके आसपास जाना नहीं चाहता था। ऐसा था कि टीवी, जिस मरीज को टीवी है उसकी सांसों से दूसरों को इन्फेक्शन लग सकता है, ये बीमारी फैलती है, इसलिए लोग उससे दूर रहते थे और लोग मरीजों को पहाड़ी इलाके में बने टीवी सैनिटोरियम में भर्ती कर देते थे। नेहरू ने अपनी पत्नी को युगोस्लाविया, जो आज का चेक रिपब्लिक है, के प्राग शहर में दूसरे अनजाने इंसानों के साथ टीवी सैनिटोरियम में उनको भर्ती कर दिया था। कमला नेहरू पूरे 10 साल तक अकेले अनजाने लोगों के बीच में टीवी सैनिटोरियम में पल पल गलते हुए मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन नेहरू दिल्ली में
एडवीना बेंटन के साथ अपना इश्क फरमा रहे थे। सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि इस दौरान नेहरू कई बार ब्रिटेन गए थे, लेकिन एक बार भी प्राग जाकर अपनी धर्मपत्नी कमला नेहरू से मिलने की जरूरत नहीं समझी। कभी उनकी इच्छा ही नहीं हुई वहां जाकर मिलने की। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कमला नेहरू की इस स्थिति का पता चला, तब वो प्राग गए और डॉक्टरों से मिलकर उनके अच्छे इलाज के लिए पूरी कोशिश की। प्राग के डॉक्टरों ने कहा कि स्विट्जरलैंड के बुसान शहर में एक बहुत ही अत्याधुनिक हाईटेक टीबी हॉस्पिटल खुला है, जहां इनका अच्छा इलाज हो सकता है। आपको इनको वहां ले जाना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत क्राउड फंडिंग के जरिए तकरीबन 70,000 रुपए इकट्ठे किए उस जमाने में, और उन्हें विमान से स्विट्जरलैंड के बुसान शहर में के उस हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। लेकिन कमला नेहरू असल में मन से बेहद टूट चुकी थी। अब उनके अंदर जीने की इच्छा पूरी तरह से मर चुका था। जवाहरलाल नेहरू की ये बेरुखी, ये रुसवाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ठीक होना ही नहीं चाह रही थी, और इस वजह से, इस दुख के कारण कि पति उनके पास से पिछले 10 साल से नहीं आए हैं, उनका हालचाल भी नहीं पूछते हैं, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं आती है, गैर लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा फील करती थी। और कुछ ही महीने बाद वो बुसान में भर्ती उस हॉस्पिटल में तकरीबन जो डेट है वो 28 फरवरी 1936 को कमला नेहरू ने अपना दम तोड़ दिया। उनकी मौत हो गई बुसान के उस टीबी हॉस्पिटल में। उस मौत के बाद अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू उनके अंतिम संस्कार को भी नहीं आए थे, जबकि जब उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और बहुत ही हालत नाजुक हो गए थे, तो मौत के ठीक 10 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को तार भेजकर तुरंत बुसान आने के लिए कहा था, क्योंकि कमला नेहरू की तबीयत बेहद बिगड़ रही है, वो बार बार उनको याद कर रही है। इसलिए उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो एक बार कमला नेहरू से मिलने चले आए, लेकिन नेहरू नहीं आए थे, क्योंकि उनको एडवीना से फुर्सत नहीं मिल रही थी। उसके बाद अगर देखें तो नेहरू ने उनकी पत्नी की मौत की खबर भी उनको भेजी गई, लेकिन नेहरू अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। अंत में स्विट्जरलैंड के बुसान में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कमला नेहरू का अंतिम संस्कार किया। और जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया हो, उसके परिवार वाले दूसरों पे कितना दोषारोपण कर रहे हैं। आप समझिए उस वक्त कमला नेहरू के दिल पे क्या गुजर रही होगी, किस तरह से वो इमोशनली उनका ब्रेकअप हो रहा होगा, और इस बीमारी की हालत में ये रुसवाई उनको मौत के और कितने नजदीक ले जा रही होगी। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ, उसका विलन चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी है। उस दंगे में मारे गए सभी लोगों का हत्यारा नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस की तरफ से बार बार ये प्रोजेक्ट किया जाता है, आज भी किया जाता है। हम जितने भी डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन कांग्रेस घूम फिर के उसी 2002 के दंगे में चली जाती है। क्या आपको याद है कि मुंबई दंगों के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? 2002 के दंगों को जो याद करते हैं, उनको याद करना चाहिए इन सारे दंगों को भी। वही कांग्रेस की बात कर रही हूँ, सपा को तो बाद में गिनूंगी, पहले कांग्रेस की बात कर लूं कि बार बार 2002 के दंगों को लेकर हर प्रोग्रेसिव काम को वो डिनाई करते हैं। 2002 से लेकर हम 2022 में पहुंच चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की सुई जो है, समय की सुई, वो 2002 में ही अटकी हुई है। क्या किसी को पता है कि यूपी के मुख्यमंत्री का नाम क्या था जब जल मलियाना और मेरठ दंगे के दौरान इतने सारे लोग मारे गए थे? या भागलपुर या जमशेदपुर दंगे के दौरान कौन था उस सूबे का मुखिया? इस समय भी कांग्रेस ही थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, दोनों जगह कांग्रेस की सत्ता थी। क्या किसी को याद है कि 1984 में जब भारत की राजधानी में सिखों का नरसंहार हो रहा था, तब दिल्ली का सुरक्षा प्रभारी कौन था? याद कीजिए, उस समय भी कांग्रेस ही थी। नरेंद्र मोदी को कैसे
शैतान का अवतार रूप बताते हुए एक ऐसे विलन, एक ऐसे हत्यारे, एक ऐसे निर्मम व्यक्ति की तरह प्रोजेक्ट किया जाए जो कि मानवता का बेहद विभत्स रूप हो, वो मानवता के खिलाफ हो, और बार बार बातों को 2002 के दंगे पे जाके अटका दिया जाए। दंगे के दौरान ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए कि इस दंगे के दौरान जितने भी लोगों की हत्या उसको अंजाम देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। आपको बता दें कि एक षड्यंत्र है हिंदुओं और उनसे जुड़े लोगों के काम करने के खिलाफ। जो भी हिंदुओं की बात करता है, कांग्रेस उसे 2002 के दंगों से जोड़ते हुए हिंदुत्व और कट्टरवादी सोच को बताते हुए उसे कहीं ना कहीं डेमोरलाइज करने की कोशिश करती है। जब भी आप बोलेंगे कि गुजरात की बात करेंगे तो आपको घुमा फिराकर 2002 के दंगे को याद दिलवाया जाएगा। आप बोलेंगे कि कृषि के विकास में पिछले एक दशक से गुजरात 10 से 11% के उत्थान के साथ आगे बढ़ रहा है, वो बोलेंगे 2002 का दंगा याद कीजिए। जब आप कहेंगे कि गुजरात एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाने वाला राज्य है, तो वो आपको फिर घुमा फिरा कर 2002 के दंगे पर ले जाएंगे। आपके ब्रेन को वो फीड कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी सारी चीजों को भुलवा कर। जब आप कहेंगे कि गुजरात पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने लगभग सभी 18,000 गांव में 24/7 और 365 दिन लगातार बिजली प्रोवाइड करता है, तो फिर वो 2002 के दंगों का जिक्र करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आप कहेंगे कि विश्व बैंक ने 2011 में ही ये कहा था कि गुजरात की सड़कें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हैं, तो फिर 2002 के दंगों के नरसंहार का जिक्र करते हुए आपके मुंह को बंद करने की कोशिश करेंगे और आपके दिमाग में एक षड्यंत्र के साथ वो न्यूज फीड करने की कोशिश करेंगे जब भी आप नरेंद्र मोदी को याद करें तो बाकी सारी चीजें भूल जाएं और 2002 के दंगे को याद रखें। जब आप कहेंगे कि गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास 18,000 गांव में हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा है, तो फिर आपको वहीं ले जाएंगे 2002 के दंगों में, जिसका कोई आधार नहीं है, जिस पे आज तक न जाने कितने जांच कमेटी बन चुकी हैं और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव रही है। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट जिन्होंने दिया है, ये सारी कमेटियां कांग्रेस सरकार के द्वारा ही गठित की गई थी। जब आप कहते हैं कि फोर्ब्स पत्रिका में अहमदाबाद को भारत का सबसे तीव्र गति से हाईटेक होता हुआ, विकासशील, विकसित होता हुआ, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर में दर्ज किया गया है, तो वो फिर आपको वहीं ले जाएंगे, उसी का जिक्र करेंगे जिससे आप अच्छी और खुशनुमा बातों को भूल जाएं और 2002 के दंगे पे आपकी भी दिमाग की सुई अटक जाए। जब आप कहेंगे कि केंद्र सरकार के श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी दर है, वो एक बार फिर 2002 के दंगों का जिक्र करेंगे और आपके दिमाग को फिर से नकारात्मक सोच के साथ मोदी के अगेंस्ट फीड करने की कोशिश करेंगे। जब नरेंद्र मोदी को लगभग सभी सर्वेक्षणों में आज के दिन में विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में चुना गया है, तब भी आज 2022 हो गया है, लेकिन वो तब भी 2002 की बात करेंगे और मैनिपुलेटिव बताएंगे नरेंद्र मोदी को, इवेंट मैनेजर बताएंगे नरेंद्र मोदी को। वो सारे अच्छे कामों को, भारत जिससे ऊंचा उठ रहा है, उसको भुला देना चाहते हैं और सिर्फ भारत की छवि खराब करने के लिए सिर्फ एक छवि को प्रोजेक्ट करते हैं और उसको हत्यारा बनाने की कोशिश करते हैं, उसको मानवता के खिलाफ एक ऐसा चेहरा विश्व पटल पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे भारत की छवि खुद ब खुद कहीं ना कहीं नीचे गिर जाए। जब आप कहेंगे कि 2003 से 2013 तक गुजरात इतिहास में
वो ऐसा राज्य है जहां एक भी दंगा नहीं हुआ है, तो वो 2003 से 2013 और उसके बाद 2022 तक के सभी जो अच्छाई हैं, जो प्रोग्रेस है, जो शांति है, जो खुश मिजाजी है, उसको भुलाकर एक बार फिर आपको 2002 की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे, उन दंगों को याद दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप कांग्रेस से और कम्युनिस्ट पार्टी से उनके शासनकाल के में हुए दंगों का डिटेल जानना चाहेंगे, तो वो मुंह फेरते हुए नजर आएंगे। आपको याद दिलवाते हैं 1947 में बंगाल विभाजन के दौरान जो दंगा हुआ था, उस समय कांग्रेस की शासन थी और न जाने कितने असंख्य लोगों की मौत हुई थी, लेकिन तकरीबन 10,000 लोग डाटा से ही गायब हैं। 1967 में रांची में दंगा हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, 200 लोग मारे गए थे। 1959 में अहमदाबाद में दंगा हुआ, कांग्रेस का शासनकाल था, 512 लोग मारे गए। 1970 के भिवंडी में, अगर 1970 की बात करें तो भिवंडी में भी एक दंगा हुआ, उस समय भी कांग्रेस का शासन था और 80 लोग मारे गए थे। 1979 में जमशेदपुर का दंगा याद कीजिए, बड़ा ही विभत्स दंगा था ये, दिल को दहलाने वाला दंगा था ये। उस समय माकपा यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और 125 लोग इस दंगे में मारे गए थे। 1980 के मुरादाबाद दंगे को याद कीजिए, उस समय भी कांग्रेस का शासनकाल था, 2000 लोग मारे गए थे। 1983 के नल्ली आसाम का वो दंगा याद कीजिए, जिसमें 5000 लोग मारे गए थे और शासन सत्ता में कौन सी पार्टी थी उस वक्त में, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी। 1984 के उस सिख विरोधी दंगे को याद कीजिए, जिसमें तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे और शासनकाल कांग्रेस का था। 1984 के भिवंडी में फिर एक दंगा हुआ, कांग्रेस का शासनकाल था और 146 लोग मारे गए थे। 1985 के गुजरात के उस दंगे को याद कीजिए, कांग्रेस का शासनकाल था और 300 लोग मारे गए थे इस दंगे में, निर्मम हत्या हुई थी उनकी। 1986 में अहमदाबाद में फिर एक दंगा होता है, कांग्रेस का ही शासनकाल रहता है और तकरीबन 59 लोग मारे जाते हैं इस दंगे में। फिर 1987 में मेरठ का वो दंगा, विभत्स दंगा याद कीजिए, जिसमें तकरीबन 81 लोग मारे गए थे और वो उस समय भी कांग्रेस का शासनकाल था यूपी में। 1989 के भागलपुर के उस दंगे को याद कीजिए, दिल को दहला देने वाला वो दंगा था, जिसमें 1070 लोग मारे गए थे और वो उस समय भी कांग्रेस का ही शासनकाल था। 1990 के हैदराबाद के उस दंगे को याद कीजिए, कांग्रेस का शासनकाल और 300 से ज्यादा लोगों की मौत। 1992 के मुंबई के उस दंगे को याद कीजिए, जिसमें 2000 लोग मारे गए थे और कांग्रेस का वो शासनकाल था। 1992 में ही सूरत में एक दंगा होता है, उस वक्त भी कांग्रेस का ही शासनकाल था और 175 लोग मारे गए थे। ये पूरी तरह से बहरे हो जाते हैं जब इन तारीखों को याद दिलवाया जाता है। लगभग देखेंगे तो आज़ादी के बाद हर साल एक दंगा हो रहा था। आप याद कीजिए सपा शासनकाल में मुजफ्फरनगर का वो दंगा, जाटों को किस तरह से काटा गया था। याद कीजिए कैराना में वो भयावह स्थिति, शामली की वो भयावह स्थिति, और हर साल उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई दंगा होता ही था। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव चुप रहते थे, बसपा अपना मुंह मोड़ लेती थी, मायावती अपना पीठ दिखाती हुई नजर आती थी। याद कीजिए अयोध्या के उन कार सेवकों की निर्मम हत्या को भी, ये उसको भी याद रखना नहीं चाहते हैं। इन सब के ऊपर 2002 का वो दंगा इनको सबसे ज्यादा निर्मम लगता है, भयावह लगता है, और उस वक्त भी वो भूल जाते हैं कि उससे ठीक पहले साबरमती एक्सप्रेस में कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसमें जिंदा इंसानों को जलाया गया था। और गुजरात का वो दंगा कहीं ना कहीं वो एक प्रतिक्रिया थी जो अचानक से चिंगारी की तरह जो है वो एक चिंगारी आग की लपेटों में फैल गई थी। उसको कंट्रोल किया गया और कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर ये दंगा जो है कंट्रोल हो गया था।
जिसमें सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की भी जाने गई थी, लेकिन जिक्र हमेशा मुसलमानों की होती है। ये 2002 नहीं है, 2022 है। देश बहुत आगे निकल चुका है। अब देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, कहीं से भी दंगों की खबरें नहीं आती हैं। हम मौत का वो मंजर अब टीवी के स्क्रीन पे नहीं देखते हैं, अखबारों में पहले पन्ने पे वो दर्दनाक मौतें हमारे दिल को नहीं दहलाती हैं। इस बात को आप याद रखिए कि इन 7 सालों में 8 सालों में कहीं भी कोई एक दंगा नहीं हुआ है, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। और ऐसे में अब हमें चुनना है कि हम अपने किस तरह की सरकार का चुनाव करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वो बातें हैं जो शायद आम आदमी नहीं जानता होगा या उसके जहन में निकल गया होगा कहीं ना कहीं। याद दिलवाने की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नए वीडियो जब अपलोड हों तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने विचार इस चैनल में, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स बना हुआ है उसमें ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।